नेहा बहुत ही मेहनती है। घर के साथ साथ वो बाहर का भी सारा काम खुद संभालती है और साथ ही साथ चार पैसे भी कमा लेती है। शायद नेहा का हद से ज़्यादा जिम्मेदार बनना घर के औरों सदस्यों को गैर जिम्मेदार बना देता है। खैर, बिखरे पड़े घर को समेट, बच्चों को स्कूल भेज, भाग भाग कर नेहा को घर की सफाई करनी पड़ती है। फिर खाना बनाना होता है, पति को काम पर जो जाना होता है। नेहा को फिर अपने डे केयर सेंटर को भी तो खोलना होता है, साफ सफाई करानी होती है। 8:30 बजे से बच्चे आने शुरू हो जाते हैं। घर से कुछ दूरी पर ही नेहा का डे केयर सेंटर है, जहां नौकरी पर जाने वाले माता पिता अपने छोटे बच्चों को छोड़ जाते हैं। इतना सब होने पर भी नेहा को आजकल तनाव नहीं रहता। खुशी खुशी मुस्कुराते मुस्कुराते वह सब काम निपटाती है। उसे सहज खुश देख विनय के सीने पर सांप लौटते हैं, पर नेहा को इससे कोई लेना देना नहीं है। विनय और उसकी माँ के कटु शब्द बाण अब उसका दिल नहीं दुखाते। उन पराये से हो चुके लोगों से उसका बस औपचारिकता का रिश्ता रह गया है, जिसे निभाने की औपचारिकता कर वह उड़कर वहाँ पहुँच जाती है जहाँ उसका मन बसता है। मैम, आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं, मेघना ने कहा। तो नेहा मुस्कुरा दी। मेघना डे केयर की आया थी, जो सेंटर चलाने में उसकी मदद करती थी। हर्ष नहीं आया अभी? नेहा की आंखें उसे ढूंढ रही थी। याद आया उसे जब एडमिशन के पश्चात पहले दिन हर्ष अपने पापा राजेश वर्मा के साथ उसके डे केयर सेंटर में आया था। अपने पापा की उंगली पकड़ी एक 4 साल का बच्चा उसके सेंटर आया, जिसका नाम हर्ष वर्मा और पिता का नाम राजेश वर्मा था। राजेश ही उसका नाम लिखा कर गए थे। उनके सुदर्शन व्यक्तित्व से नेहा प्रभावित हुई थी। पति पत्नी दोनों जॉब करते होंगे, इसीलिए बच्चे को यहाँ दाखिल कराकर जा रहे हैं, नेहा ने उस वक्त सोचा था। राजेश ने उससे हल्के से नमस्कार किया। कैसे हो हर्ष? बहुत अच्छे लग रहे हो आप तो। किसने तैयार किया? नेहा ने कई सारे सवाल बंदूक की गोली जैसे बेचारे हर्ष पर एक साथ दाग दिए। पापा ने, भोलेपन के साथ हर्ष ने कहा। तो नेहा की दृष्टि राजेश की ओर गई। जी, इसकी माँ तो है नहीं, तो मुझे ही तैयार करना होता है, राजेश ने कहा। तो नेहा का चौंकना स्वाभाविक ही था। 4 साल के बच्चे की माँ नहीं है, यह सुनकर उसे धक्का सा लगा। सौम्य सुदर्शन राजेश को देखकर अनुमान भी लगाना मुश्किल था कि उनकी पत्नी नहीं होंगी। कैसे? अकस्मात नेहा के मुंह से निकला। जी, उसे कैंसर हो गया था। 6 महीने के भीतर ही कैंसर की वजह से उसकी जान चली गई। राजेश की कपकपाती सी आवाज़ उसके दिल को छू सी गई। खुद को संयत करते हुए उसने राजेश को आश्वस्त करने की कोशिश की। आप ज़रा भी परेशान ना हो, हर्ष का यहाँ पूरा पूरा ध्यान रखा जाएगा। राजेश कुछ ना बोला, वहाँ से बस चला गया। नेहा का दिल भर आया। इतने छोटे से बच्चे को बिन माँ के इस बच्चे के कठोर बचपन के बारे में सोच सोच कर उसका दिल भारी हो उठा था। उस दिन से हर्ष से उसका कुछ अतिरिक्त ही लगाव हो गया था। राजेश जब हर्ष को छोड़ने आती तो नेहा आग्रह के साथ उसे लेती। राजेश से भी एक अनजानी सी आत्मीयता बन गई थी, जो बिना कहे ही आपस में बात कर लेती थी। राजेश की उम्र लगभग 40 साल के आसपास की होगी। जरूर शादी देर से हुई होगी, तभी तो बच्चा इतना छोटा है, नेहा ने सोचा। राजेश अत्यंत सभ्य शालीन व्यक्ति थे। स्त्रियों के प्रति उनका शालीन नज़रिया नेहा को प्रभावित कर गया था, वरना उसने तो अपने आसपास ही ऐसे ही लोग देखे थे, जिनकी नज़रों में स्त्री का अस्तित्व बस पुरुष की ज़रूरतें पूरी करना, घर में मशीन की तरह जुटे रहने से ज़्यादा कुछ नहीं था। नेहा का जीवन भी एक कहानी की तरह ही रहा। माता पिता दोनों की असमय मृत्यु हो जाने से उसे भैया भाभी ने एक बोझ को हटाने की तरह विनय के गले बांध दिया। शराब पीने का आदी विनय अपनी माँ रमती का लाडला बेटा था, जिसकी हर बुराई को वे ऐसे प्यार से पेश करती थी जैसे विनय ही संसार में इकलौता सर्वगुण संपन्न व्यक्ति है। विनय एक फैक्ट्री में सुपरवाइजर के पद पर काम करता था और अपनी तनख्वाह का ज़्यादातर हिस्सा यारी दोस्तों की दारूबाजी में उड़ा देता। माँ बेटा मिलकर पल पल नेहा के स्वाभिमान को तार तार करते रहते। चल दी महारानी सच कर
दूसरों के बच्चों की गंदगी साफ करने। नेहा जब भी अपने सेंटर पर जाने को होती, रमती अपने व्यंग बाण छोड़ना ना भूलती। जाने दे माँ, इस बहाने अपने यार दोस्तों से भी मिल लेती हैं। विनय के मुंह से निकलने वाली प्रत्येक बात उसके चरित्र की तरह ही होती। नेहा एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालकर अपने काम पर निकल जाती है। उसकी कमाई से ही घर में आराम और सुविधाएं बनी हुई थी। शायद इसीलिए वे दोनों उसे झेल भी रहे थे, वरना क्या पता कहीं ठिकाने लगाकर उसकी क्रियाक्रम भी करते थे। नेहा अक्सर सोचती, नीच प्रकृति के लोग बस अपने स्वार्थवश ही किसी को झेलते हैं या सहन करते हैं। ज़रूरत ना होने पर दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल फेंकते हैं। नेहा अपने पति और सास की रग रग से वाकिफ थी और कहीं न कहीं भीतर ही भीतर उनसे सजग और सावधान भी रहती थी। नेहा ने अपना डे केयर सेंटर घर से कुछ दूर शांति नगर नामक पॉज कॉलोनी में एक खाली मकान में खोल रखा था। घर की मालकिन मिसिस गुप्ता का सू बिजनेस था और ज़्यादातर समय वे कनाडा में ही रहती थी। शहर में ऐसे उनके कई मकान पड़े थे। नेहा से उन्हें किराए का भी लालच नहीं था, बस घर की देखभाल होती रहे और घर सुरक्षित रहे, यही उनके लिए बहुत था। साल में 1-2 बार जब वे इंडिया आती तो नेहा से मिल कर जाती। अपने घर को सही सलामत हाथों में देखकर उन्हें संतुष्टि होती। मिसेज गुप्ता से नेहा की मुलाकात यूं ही अचानक एक शू प्रदर्शनी के दौरान हुई थी। नेहा का मिलनसार स्वभाव, उसकी सज्जनता और अपनों से बड़ों को आदर देने की उसकी भावना लोगों को सहज ही उससे प्रभावित कर देती थी। वह जहाँ भी जाती उसके परिचितों और शुभचिंतकों की तादाद में इजाफा हो जाता। बातों ही बातों में मिसेस गुप्ता ने जिक्र किया था कि उनका यह मकान खाली पड़ा है, जिसे वे किसी विश्वसनीय को सौंपना चाहती हैं, जो उसकी देखभाल भी कर सके और खुद भी रह सके। नेहा उस समय अपने वजूद को तलाश रही थी। उसके पास ना कोई बहुत भारी रकम थी और ना कोई उच्च या स्पेशल शैक्षिक प्रशिक्षण था। ऐसे में उसे डे केयर सेंटर चलाने का विचार सूझा। नेहा ने मिसेस गुप्ता से बातें की, उन्होंने सहर्ष सहमति दे दी। नेहा ने घर वालों की हर असहमति को दरकिनार कर अपने इस सेंटर की शुरुआत कर दी। सुबह से शाम तक नेहा थक कर चूर हो जाती। उसके काम के कारण बच्चे उपेक्षित होते थे, वह जानती थी, पर क्या करे। शादी के बाद जब वह इस घर में आई थी तो कितने सपने सजे थे उसकी आंखों में, फिर एक एक सब टूटने लगे। विनय पक्का मातृभक्त था और माँ शासन प्रिय। परिवार का प्रत्येक व्यक्ति उनके दबाव में रहता। ससुर भी सास के आगे चू तक न करते। हाँ, उनके धूर्त कामों में साथ देने को हमेशा तैयार रहते। विनय जो भी कमाता या तो माँ के हाथ में देता या दारू पर उड़ा देता। नेहा से उसका सिर्फ दैहिक रिश्ता बना। नेहा का मन कभी उससे नहीं जुड़ा। उसने कोशिश भी की तो हमेशा विनय के विचारों, कामों और आचरण से वह हमेशा उससे और दूर होती गई। देखो, तुम्हारी माँ तुम्हारा ध्यान नहीं रख सकती और दूसरे के बच्चों की गंदगी साफ करती है। सास उसके दोनों बच्चों को भड़काती रहती। निखिल 7 साल का था और दिशा 5 साल की होने वाली थी। दोनों कच्ची मिट्टी के समान थे। नेहा बाहर रहती और दादी जैसा माँ के विरुद्ध उन्हें भड़काती रहती। उससे बच्चों के मन में माँ की नकारात्मक छवि बनती जाती, यहाँ तक कि दोनों नेहा की हर बात को काटती। आप तो जाओ, अपने सेंटर के बच्चों को देखो, वही आपके अपने हैं, हम तो पराए हैं। हमारे साथ तो दादी है, आप जाओ। दिशा और निखिल को आभास भी ना होता कि उनकी बातों से नेहा का दिल कितना दुखता था। ऊपर से विनय, उसे खाना, चाय, जूते, मोजे सब मुंह से आवाज़ निकलते ही हाजिर चाहिए थे। बिस्तर से उठते ही यदि चप्पल सामने ना मिले तो हल्ला मचा देता। नेहा को बेवकूफ़ गवार कहता और खुद रोज शाम को बदबू मारता, नशे में लड़खड़ाता हुआ घर आता। यही जिंदगी थी नेहा की घर में। अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए भी मोहताज थी वह। ऐसे में आत्मसम्मान किस चिड़िया का नाम होता है, यह उज्जड़ लोग जानते ही न थे। तब नेहा को मिसेस गुप्ता मिली और उसे आशा की एक किरण दिखाई दी। इन्हीं आपाधापियों में उसके डे केयर की शुरुआत हो गई। अब तो बच्चे भी बहुत हो गए हैं, जिनमें हर्ष से उसे कुछ विशेष लगाव हो गया था। उसके पिता राजेश वर्मा से भी उसका एक आत्मीय रिश्ता बन गया था। जब से उसे पता चला था कि
राजेश की पत्नी की बीमारी से मृत्यु हो चुकी है और हर्ष एक बिन माँ का बच्चा है। तब से हर्ष और राजेश दोनों के ही प्रति उसके दिल में खासा लगाव पैदा हो गया था। हालांकि राजेश के प्रति अपनी मनोभावनाओं को उसने अपने दिल में ही छुपा रखा था, कभी बाहर आने नहीं दिया था। अपनी सीमाओं की जानकारी उसे थी। यहाँ व्यक्ति का चरित्र आंकने का बस यही तो एक पैमाना है, मन की इच्छाओं को दबाते रहना। जो हो वह नहीं दिखना चाहिए, बस एक पाक साफ आदर्श छवि बनी रहे तो कम से कम इस दोहरे मानदंडों वाले समाज में सिर उठाकर तो जी सकते हैं, वरना तो लोग आपको जीते जी ही मार डालेंगे। शर्म गलानी और अपराध बोध बस उनके लिए हैं जो स्वाभिमानी हैं और अपने अस्तित्व की रक्षा करते हुए सम्मान से जीना चाहते हैं। और विनय जैसे आवारा नसीबाज के लिए कोई मान मर्यादा नहीं है। विनय के माता पिता जैसे चालाक और धूर्तों के लिए भी कोई नैतिकता के नियम नहीं है। उनकी बुजुर्गियत की आड़ में सब छुप जाता है। पर हाँ, अगर नेहा किसी भावनात्मक सहारे के लिए तनिक भी अपने रास्ते में डगमगा गई तो भूचाल आ जाएगा और उसका सारा संघर्ष और मेहनत बेमानी हो जाएगी। यह नेहा अच्छी तरह जानती और समझती थी। इसीलिए उसने राजेश के प्रति अपनी भावनाओं को केवल अपने मन की परतों में ही दबा रखा था, पर यह भी उसे अच्छा लगता था। विनय और उसके स्वार्थी परिवार से उसका यह मौन विद्रोह ही था जो उसे परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति देता था और उसका मनोबल बढ़ाता था। निखिल और दिशा का टिफिन तैयार कर उन्हें स्कूल के लिए छोड़कर घर के सब काम निपटाकर जैसे ही नेहा घर से निकलने को हुई, सांस की कर्कश आवाज आई, चल दी गुलछर्रे उड़ाने महारानी। हम लोगों के साथ इसे अच्छा ही कहा लगता है। विनय भी माँ का साथ देता। आखिर नेहा कितना और कब तक सुनती। दबा हुआ आक्रोश फूट पड़ा नेहा का। जाती हूँ तो क्या, कमा कर तो तुम्हारे घर में ही लाती हूँ, कहीं और तो ले जाती नहीं हूँ। अच्छा, अब हमसे जबान भी लड़ाती है। गाली देते हुए विनय उस पर टूट पड़ा। सास ससुर भी साथ हो लिए। पल भर के लिए हैरान रह गई नेहा। उसे लगा कि ये लोग तो उसे मार ही डालेंगे। उसके कुछ दिमाग में ना आया तो जल्दी जल्दी राजेश को फ़ोन लगा लिया और खुद भी अपने सेंटर की ओर भाग ली। अब इस घर में मुझे नहीं रहना है, उसने मन ही मन सोच लिया। कैसे भी हो अपने बच्चों को भी यहाँ से निकाल लेगी। सेंटर पर कमरा तो है ही, कैसे भी वहीं रह लेगी। मिसेस गुप्ता को सब कुछ बता देगी, वे नाराज़ नहीं होंगी। नेहा के दिमाग में तरह तरह के ख्याल उमड़ घुमड़ रहे थे। सब कुछ अव्यवस्थित हो गया था। समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। सेंटर पहुंचकर कुछ देर में नेहा ने खुद को व्यवस्थित कर लिया। उसके फ़ोन लगा देने पर राजेश भी वहां आ गया था। राजेश की आत्मीयतापूर्ण व्यवहार का आसरा पाकर वह कुछ छिपा ना पाई और सब कुछ बता दिया। अपने हालात, अपनी परिस्थितियाँ, बच्चे, सब। पहले पहल तो राजेश को कुछ समझ नहीं आया कि क्या कहें। एक शादीशुदा स्त्री की निजी ज़िंदगी में इस तरह दखल देना सही भी होगा या नहीं। फिर भी नेहा की मनोस्थिति देखकर राजेश ने कहा, कोई परेशानी या ज़रूरत हो तो वह उसे याद कर ले, और अगर उसकी जान को खतरा है तो वह उस घर में वापस ना जाए। राजेश का संबल पाकर नेहा का मनोबल बढ़ गया और उसने सोच लिया कि अब वह वापस नहीं जाएगी। रहने का ठिकाना तो उसका यहाँ है ही, यहीं से रहकर अपना सेंटर चलाएगी। कुछ दिन मेघना को यहीं रोक लेगी अपने पास। उस दिन नेहा घर नहीं गई। उसका कुछ विशेष था भी नहीं उस घर में। ज़रूरत भर का सामान, थोड़े बहुत कपड़े बाजार से ले लेगी। पक्का निश्चय कर लिया था उसने। बस अपने आप को काम में झोंक दिया नेहा ने। अपने डे केयर को प्ले स्कूल में और बढ़ाने का सोच लिया उसने, और कैसे अपने काम का विस्तार करे, बस इसी योजना में उसका दिमाग काम कर रहा था। नेहा के चले जाने से घर की सारी व्यवस्था ठप हो गई थी। नेहा तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी। वह एक ऐसा जोर का झटका देगी ऐसी उम्मीद न थी। विनय और उसकी माँ तो जैसे उसे गूंगी गुड़िया ही समझते थे, जिसका उनके घर के सिवा कोई ठौर ठिकाना न था। आखिर जाएगी कहाँ? अब खिसियाए से दोनों क्या उपाय करें कि उनकी अकड़ भी बनी रहे और नेहा भी वापस आ जाए। यही जुगाड़ लगाने में लगे थे दोनों। माँ के चले जाने पर बच्चे निखिल और दिशा को भी घर में उसकी अहमियत पता चल रही थी। जो दादी दिन रात उन्हें माँ के खिलाफ भड़काती रहती थी, उन्होंने एक दिन भी उनका टिफ़िन नहीं बनाया।
2 दिन तो स्कूल मिस भी हो गया। स्कूल से आने पर ना कोई होमवर्क को पूछने वाला और ना कोई कराने वाला। बस 24 घंटे नेहा की बुराई पुराण चालू रहता। उनसे हजम नहीं हो रहा था कि नेहा इस तरह उन सबको छोड़कर भी जा सकती है। ऊपर से सारा घर अव्यवस्थित पड़ा रहता था। नेहा को गई 1 हफ्ता भी ना हुआ था कि दोनों बच्चों के सामने उन सब की सारी असलियत खुलकर सामने आ गई। उनका मन हो रहा था कि उड़कर माँ के पास पहुँच जाएं, पर दादा दादी और पिता के डर से सहमे हुए बच्चे कुछ करने की स्थिति में नहीं थे। एक दिन दोनों स्कूल गए तो लौटकर आए ही नहीं, बल्कि स्कूल से सीधे अपनी माँ के पास ही पहुँच गए। सेंटर तो उन्होंने देख ही रखा था। नेहा को तो जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई। उसके कलेजे के टुकड़े उसके सामने थे। कैसे छाती पर पत्थर रखकर उन्हें छोड़ कर आई थी, यह वही जानती थी। विनय और नेहा की सास ससुर बदले की आग में झुलस रहे थे। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी और घर का काम करने वाली उन्हें पल भर में ठेंगा दिखाकर चली जो गई थी। बेइज्जती की आग में जल रहे थे तीनों। विनय किसी भी कीमत पर नेहा को घर वापस लाना चाहता था। शहर के कुछ संगठन जो स्त्रियों के चरित्र का ठेका लिए रहते थे और वैलेंटाइन डे पर लड़के लड़कियों को मिलने से रोकते फिरते थे, उनमें विनय भी शामिल था। वास्तव में तो इन नैतिकतावादियों से स्त्री का स्वतंत्र अस्तित्व ही बर्दाश्त नहीं होता, और यदि खोजा जाए तो उन सभी के घरों में औरत की स्थिति नेहा से बेहतर न मिलती। नेहा के चरित्र पर भद्दे आरोप लगाता हुआ अपनी स्त्री अस्मिता रक्षा संघ के नुमाइंदों को लेकर विनय नेहा के डे केयर सेंटर पहुंच गया। यह देख नेहा घबरा गई। उसने राजेश को, अपने सभी मित्रों, बच्चों के माता पिता को जल्दी जल्दी फ़ोन किए। सेंटर के बाहर दोनों गुट जमा हो गए। राजेश भी पुलिस लेकर आ गया था। दोनों पक्षों की बात सुनी गई। नेहा ने अपने ऊपर हो रहे उत्पीड़न को बताते हुए महिला उत्पीड़न और घरेलू हिंसा के तहत रिपोर्ट लिखवा दी। राजेश, उसके दोस्त और बच्चों के माता पिता भी नेहा के साथ थे। पुलिस ने विनय को आगे से नेहा को तंग न करने की चेतावनी दी और आगे कुछ अवांछित करने पर हवालात की धमकी दी। विनय और उसके माता पिता अपना सा मुँह लेकर चलती बनी। नेहा ने सोच लिया था कि अब वह विनय के साथ नहीं रहेगी। अपने जीवन के उस अध्याय को बंद कर अब वह एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगी। शाम का धुंधलका छा रहा था। नेहा अकेली खड़ी डूबते हुए सूरज को देख रही थी। सामने राजेश आ रहा था, हर्ष का हाथ पकड़े। हर्ष ने आकर अचानक नेहा का एक हाथ थाम लिया और एक राजेश ने। निखिल और दिशा भी वहां आ गए थे। अब वे सब साथ थे, एक परिवार के रूप में मजबूती से एक दूसरे का हाथ थामे हुए, एक नई शुरुआत के लिए और हर आने वाली समस्या का सामना करने को तैयार। आनंद और माला को देख आनंदित होकर पत्नी से विजय बाबू बोले, शीला, देखो तो हमारे बच्चों को। मैं तो इन्हें अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम तो जानती हो शीला, मैं बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं समझता। ये दोनों ही मेरी आंखों के तारे हैं। मैं तो चाहता हूँ कि ये कभी मेरी आंखों से ओझल ना हों। ये आप क्या कह रहे हैं? उनकी पत्नी शीला देवी बोली। आनंद की बात अलग है, वह तो हमारा बेटा है, पर माला हमारी बेटी है। उसे आज या कल इस घर को छोड़कर अपने ससुराल जाना ही है। राजा या रंक, कोई भी अपनी बेटी को हमेशा के लिए अपने घर पर नहीं रख सकता। बेटी तो पराई होती ही है। कहा भी है, बेटी अर्थात पराया धन। बेटी को आज नहीं तो कल अपने माता पिता के घर से जाना ही पड़ता है। नहीं शीला, बात काट कर विजय बाबू बोले, मेरी बेटी इस दुनिया के नियम के अनुसार अपनी ससुराल तो जरूर जाएगी, लेकिन यह घर भी उसके लिए पराया नहीं होगा, बल्कि आज ही की तरह सदा उसका अपना घर ही होगा। यहाँ वह जब चाहेगी यहाँ रहेगी, जब चाहेगी वहाँ रहेगी। जितना मेरे बेटे का इस घर पर अधिकार है, उतना ही मेरी बेटी का भी होगा। माला अपने माता पिता से बहुत प्यार करती थी, आनंद भैया को भी। माता पिता और भैया सभी माला से बेहद स्नेह रखते थे। माला और आनंद दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और अपने अपने कक्ष में पढ़ने चले गए। तभी शीला देवी अपने पति से बोली, ये क्या कह रहे हैं आप?
क्या इन बातों को समाज मानेगा या माला का यहाँ वहाँ समान अधिकार से रहना समाज को स्वीकार होगा? मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो दिन कभी ना आए मेरी बेटी की ज़िंदगी में कि उसे यहाँ रहना पड़े। खैर, उस दिन बात आई गई और हो गई, और वह दिन भी आ गया जब आनंद और माला अपनी अपनी पढ़ाई पूरी कर अपने अपने उद्देश्यों में जुट गए। आनंद प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारियों में लग गया और विजय बाबू माला के लिए योग्य वर की तलाश में जुट गए। हालांकि इससे पहले उन्हें अपनी पुत्री को आत्मनिर्भर होने का समय देना उचित होता और इसके लिए उसकी मदद करना उनका कर्तव्य होता। पर इन बातों पर पता नहीं क्यों अधिकांश भारतीय पिताओं का ध्यान ही नहीं जाता। बस लड़की की शिक्षा पूरी होते ना होते वर की तलाश शुरू कर देते हैं। खैर, संयोगवश उन्हें एक लड़का पसंद भी आ गया। लड़का रेलवे में स्टेशन मास्टर था। उसका घर गया जिले के माधोपुर में था। इसके पिता का नाम देव प्रसाद जी तथा माता का नाम संजू देवी था। और संयोग देखिए, उनके भी 2 ही बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। पढ़ा लिखा और सुखी परिवार था। घर वर विजय बाबू को खूब पसंद आया। लड़के वालों को भी विजय बाबू ने हर तरह से संतुष्ट करने का प्रयत्न किया। तत्पश्चात बहुत धूमधाम से शादी भी हो गई। माला अपने ससुराल चली गई। 2 महीने तक तो माला और पवन एक दूसरे से बहुत खुश थे। इसके बाद ही सास ससुर के साथ ही पवन ने भी गिरगिट की तरह रंग बदलना शुरू किया। बिना मतलब के तानों और लालची पति और सास ससुर की मांगों ने उसका जीना दुभर कर दिया था। पहले तो माना सुनी अनसुनी करती रही। सोचा शायद स्वयं ही ये लोग अपनी गलती समझकर रुक जाएं, पर ऐसा नहीं हुआ। ससुराल वाले गाली गलौज और मारपीट पर उतर आए। बेचारी माला, उसने सपनों में भी यह कहाँ सोचा था कि ऐसा होगा। रोज रोज की मांगों और मारपीट तथा गाली गलौज से माला चिंतित और दुखी रहने लगी। एकांत की छड़ों में वह गंभीरतापूर्वक सोचती, मैं अपने पापा को क्या लिखूं? वो तो अपनी सामर्थ्य भर बेटी को दे ही चुके हैं सब कुछ। अब घर के अतिरिक्त उनके पास कुछ भी तो है नहीं। यह सारी बातें सोच सोच कर वह रोती रहती थी और इधर पवन का अत्याचार 7वें आसमान पर था। माला से अब यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह मन में सोचती, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी, अपने पापा के पास ही चली जाऊँगी। हाँ, अपने पापा के पास हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊँगी। मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगी। और एक दिन सुबह तैयार होकर माला पवन के सामने जा खड़ी हुई और बोली, मैं अपने पापा के पास जा रही हूँ पवन। आज मैं अपने पापा से तुम्हारी सारी मांगों के विषय में बताऊँगी। मैं उनसे कहूँगी, पापा, मेरी खुशी के लिए आप पवन की सारी मांगें पूरी कर दीजिए। इसके बाद ही मैं वहाँ जाऊँगी, माला ने दर्द भरे स्वर में कहा। हालांकि कभी कभी वह यहाँ पुनः न आने की बात भी मन में सोचती, पर अगले ही क्षण वह अपनी इस बात पर अड़िग नहीं रह पाती। ठीक है माला, तुम जाओ, इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगा, पवन ने बड़ी बेशर्मी से कहा। उसे माला का ख्याल ही कहाँ था, वह तो लालच में बहुत नीचे गिर चुका था। ठीक है, मैं चलती हूँ, माला बोली बहुत ही दुखी स्वर में। जाने से पहले एक बार फिर उसने आशा भरी नज़रों से पवन को देखा। शायद पवन उसे रोक ले और कहे, वो सब तो आज तक मैं यूं ही कहता आया हूँ, तुम्हारी सहनशीलता की परीक्षा ले रहा था। नहीं, तुम नहीं जाओ, मुझे तुम्हारे सिवा कुछ नहीं चाहिए। पर ऐसा नहीं हुआ। पवन तो वास्तव में एक लालची और गिरा हुआ इंसान था। माला चल पड़ी। अपने पापा के घर के दरवाजे पर खड़ी माला दरवाजे की कुंडी खटखटा रही थी। उस वक्त उसकी माँ शीला देवी किचन में थी। पापा शायद कोई किताब पढ़ रहे थे। शीला देवी बोली, देखिए तो कोई दरवाजे पर खड़ा है शायद। और विजय बाबू दरवाज़ा खोलने बढ़ चले। दरवाज़ा खोलते ही माला को अपने सामने खड़ी पाकर बोल उठे, अरे माला बेटी,
तुम? अंदर आओ बेटी। साथ में पवन बेटा भी आया होगा शायद। पहले तो माला ने पापा के पग छू लिए, फिर बोली नहीं पापा। कहती हुई बड़ी गंभीर मुद्रा में माला अंदर आ गई। अंदर माँ के पग छूने को झुकी ही थी कि वे बोली, अरे बेटी माला, युग युग जियो मेरी लाडली, दूधो नहाओ पूतो फलो। दामाद जी बाहर ही हैं क्या? नहीं, वे नहीं आए। सर्द ठंडे स्वर में माला ने कहा, मैं अकेली ही आई हूँ। माँ 2 पल कुछ सोचती रही, फिर बोली, अच्छा कोई बात नहीं, दामाद जी बाद में भी तो आ सकते हैं। तू बैठ इधर मेरे पास, मैं तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ। माला कुछ नहीं बोली, चुपचाप माँ के साथ ही चाय पीने लगी। पापा को भी बैठक में ही चाय दे आई थी। चाय समाप्त होने पर माँ ने फिर पूछा। माँ का दिल मानता कैसे, मन में तरह तरह की आशंकाएं भरी थी। बेटी, वहाँ सब ठीक तो है ना? दामाद जी के साथ ही घर के सभी लोग सकुशल तो हैं? हाँ माँ, वे सब ठीक हैं। पवन भी सकुशल हैं। इतना कह माला माँ के सीने से लग रोने लगी। यह देख शीला देवी और अभी अभी पास आ खड़े हुए विजय बाबू दोनों ही घबरा गए। विजय बाबू ने शांत भाव से कहा, नहीं बेटी, तुम मत रो। क्या हुआ है तुम्हारे साथ? मुझसे सारी बातें स्पष्ट बताओ। इसके बाद ही माला हिचकियों के बीच अपने साथ घटित सारी बातें बताती चली गई। साथ ही ससुराल वालों एवं पवन की मांगों के विषय में भी बताती हुई बोली, माँ, पिताजी, मैं अब उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। शीला देवी उसे समझाते हुए बोली, नहीं बेटी, ऐसा नहीं कहते, सब ठीक हो जाएगा, तुम मत रो। और इसके बाद विजय बाबू एवं शीला देवी गहरी सोच में डूब गए। अब उनके पास कुछ भी तो नहीं बचा था जो पवन की मांग पूरी कर पाते। ले देकर एक लड़का ही उनकी आशा का केंद्र था, जो दूर के किसी दूसरे शहर में आशियाना बनाकर रहने लगा था। वक्त ने किस कदर करवट ली थी। माता पिता के बिना एक पल भी नहीं रहने वाला आनंद शादी होते ही माता पिता, बहन सभी से रिश्ते तोड़ पत्नी के साथ उस शहर में रहने लगा था, जिस शहर को वह अच्छी तरह जानता भी नहीं था। माँ पिता या बहन किसी से भी कुछ मतलब ही नहीं रह गया था। अब क्या किया जा सकता है, यह सोचते हुए विजय बाबू की निगाह अपने घर पर केंद्रित हो गई। हाँ, अब वे इस घर को ही बंधक रखकर पवन की मांग पूरी कर सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा, अब इस घर को ही बंधक रखना होगा, इसे ही बंधक रखकर हम पवन की मांग पूरी कर देंगे। यह सुनकर माला चीख सी पड़ी, नहीं पापा, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं उस घर में अब कभी नहीं जा सकती। उन लालची गिरे हुए लोगों के लिए मैं आप यह घर गिरवी नहीं रखिए। वे लोग आदमी नहीं, जानवर हैं। मैं यहीं कोई ही नौकरी कर लूँगी, आप सबकी सेवा करके ज़िंदगी गुजार दूँगी, लेकिन उस घर में कभी नहीं जाऊँगी। नहीं बेटी नहीं, समाज वालों को मैं क्या जवाब दूँगा? सभी तरह तरह के प्रश्न पूछेंगे। मैं कैसे सबों के मुंह बंद करूँगा? पापा विवश व्यक्ति की तरह बोले, पापा आप ही तो कहते थे यह घर मेरा भी है। नहीं पापा, अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। मुझे लगता है इन लालची पतितों के मुंह कभी बंद नहीं होंगे, चाहे कितने भी मांगे इनकी पूरी क्यों ना कर ले। मुझे लगता है चाहे कितनी भी मांगे क्यों ना पूरी कर ली जाए, इसके बाद भी एक वक्त ऐसा आएगा पापा जब आप इनकी मांगे पूरी नहीं कर पाएंगे, और तब ये लोग मुझे जिंदा मार डालेंगे। मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे पापा, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुझे यही रहने दीजिए पापा, आप लोगों की सेवा करूंगी मैं। माला रोते हुए बोली थी। विजय बाबू गहरी सोच में डूब गए थे। फिर उन्होंने बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी ऐसा कैसे हो सकता है भला? तुम ही बताओ, यह समाज मुझे जीने नहीं देगा। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, सारी जिंदगी पड़ी है। मेरा क्या है, आज हूँ कल नहीं रहूँगा। माँ भी तो सदा नहीं रहेगी। उसके बाद तुम्हारा क्या होगा
ज़रा सोचो तो, तुम्हारे लिए तो वही अपना घर है। जैसे भी हो तुम्हें वहाँ अपनी जगह बनानी है। अपने बुद्धि विवेक से सबों को समझाना होगा। अपनी बुद्धि विवेक से सबको समझाना है, इसी में हम सबकी भलाई है। फिर माला कुछ ना बोली। क्या बोलती, वह कर भी क्या सकती थी। उसके बाद विजय बाबू ने घर गिरवी रख कर पवन की मांगे पूरी कर दी और माला फिर अपने ससुराल चली गई। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ठाक रहा। उसके बाद माला पर फिर से उसके ससुराल वालों ने अत्याचार करना शुरू कर दिया। लेकिन अब माला अपने पापा के पास कुछ भी नहीं लिखती थी और ना ही किसी से कुछ कहती थी। पापा आते थे और समाचार लेकर चले जाते थे। स्पष्टतः अपनी स्थिति के विषय में माला उनसे कुछ भी नहीं बताती थी। सो वे यही समझते रहे कि अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। कुछ दिनों बाद उन्हें माला का लिखा हुआ एक पत्र मिला, जिसमें लिखा था, मैं जा रही हूँ पापा, वहाँ जहाँ से कभी कोई वापस लौट कर नहीं आता। पापा, मैंने आपसे कहा था कि ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे, पर आप समाज से डर गए। बेटी की ज़िंदगी समाज के सामने कोई मायने नहीं रखती ना। आपने कहा भी था कि वह घर मेरा भी है। बेटी बेटा में कोई फ़र्क नहीं है, पर ऐसा आप कहाँ कर पाए पापा। आप तो समाज से डर गए। इस समाज ने बेटी बेटा में जो अंतर बना कर रखा है उसे आप मिटा नहीं पाए। मैं क्या करती भला। मैंने कहा था कि ये लोग मुझे जीने नहीं देंगे और आज वही होने वाला है। कभी कभी इच्छा होती है कि आपके पास चली आऊँ, पर जिस तरह आप समाज से डरते हैं उससे तो चाह कर भी आपके पास नहीं आ सकती। आपको समाज का डर है पापा, और मैं आपको नीचा दिखाना नहीं चाहती। मैं जा रही हूँ पापा। काश इस समाज ने बेटी बेटा को बराबर का हक दिया होता तो मैं भी जी लेती। समाज से आपको इस तरह डरना नहीं पड़ता। हालांकि कानून ने बेटी बेटा को बराबर का हक दिया है। काश समाज ने भी दिया होता तो आप उससे इस कदर डरते नहीं। काश ऐसा हो पाता। समाज ने भी बेटा बेटी को कानून की तरह ही माता पिता के घर पर समान रूप से हक दिया होता तो आप इस कदर डरते नहीं समाज से, तो मैं भी आपके पास आकर रहती पापा। आपको भी समाज से यूँ डरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तब भारत की कोई बेटी ससुराल में यूँ प्रताड़ित न होती, ना जिंदा जलाई जाती और ना स्वयं मृत्यु का वरण करती। अच्छा पापा, अलविदा। आपकी बेटी बेटा नहीं। जिस वक्त यह चिट्ठी विजय बाबू को मिली उससे पहले माला की मृत्यु की सूचना उन्हें मिल चुकी थी। अब चाह कर भी कुछ नहीं किया जा सकता था सिवाय कानूनन उसकी ससुराल वालों को सज़ा दिलाने के। यह तो वह करेंगे ही, पर बेटी तो नहीं मिलेगी ना। माता पिता के दिलों पर जो गमों का पहाड़ टूटा था इसे कोई क्या जान पाएगा। इस दिन के बाद से ही दोनों विक्षिप्त हो गए। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।